हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 31 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसकी हेडलाइन ये कहती है सुप्रीम कोर्ट गिव्स सेंटर 3 वीक्स इन कोटा बेनिफिट्स केस। तो देखिए क्या हुआ है, ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को 3 हफ्तों का टाइम दिया है कि आप प्लीज क्लैरिफाई कीजिए कि आपका स्टैंड क्या है कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स, कोटा बेनिफिट्स जो शेड्यूल्ड कास्ट को मिलते हैं एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज में, वो दलित मेंबर्स को जो बाकी रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं उनको भी मिलने चाहिए कि नहीं। आपको अभी समझ आ जाएगा जब मैं ये पूरा पढ़ लूंगी और आपको समझा दूंगी कि बाकी और रिलीजन के दलित मेंबर से क्या मतलब है। तो देखिए ये पिटिशंस इससे रिलेटेड 2018 से डली हुई हैं, लेकिन तब से ये पेंडिंग है कोर्ट में, तो अब इसको उठाया जा रहा है। तो अगर हम पिटिशंस की बात करें तो उसमें से एक पिटिशन जिसने डाली है वो नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियंस ने डाली है। अब आपको समझ आएगा कि बाकी रिलीजन्स के दलित मेंबर्स की बात क्या होती है। देखिए उन्होंने कहा है कि जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिशंस में मिलती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो रिलीजन न्यूट्रल बन जानी चाहिए। क्योंकि देखिए पता है क्या हुआ था, बहुत सारे पहले हुआ करते थे दलित हिंदूज, राइट? दलित हिंदूज हुआ करते थे। ये पूरा कास्ट हायरार्की है, बेसिकली हिंदुइज्म से आती है ना। तो वो जब उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, उन्होंने कोई और धर्म अपना लिया जैसे क्रिश्चियनिटी, तो रहे तो वो दलित ही। तो इन क्रिश्चियंस का, दलित क्रिश्चियंस का ये कहना है कि जब हम दूसरे उसमें चले गए, हमने रिलीजन चेंज कर लिया, तो आप प्लीज ये मत समझिए कि द चेंज इन रिलीजन एक्चुअली इवेड्स ऑल काइंड ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। जो हमारी कास्ट हायरार्की हिंदुइज्म के अंदर थी वही यहाँ क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है। और इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी तो ऐसी तरह की कास्ट हायरार्की को बिल्कुल फॉरबिड करता है, बिल्कुल मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा एक्सक्लूजन सोसाइटी से अभी भी उतना ही है जो हम पहले दलित हिंदू हुआ करते थे, इनका ये कहना है। इनफैक्ट आपको याद होगा, अगर आप थोड़े से न्यूज़पेपर एक कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने इस सोशल कास्ट हायरार्की की बात मुस्लिम्स में भी की थी। उन्होंने सेंटर से एक बार पहले भी पूछा हुआ है कि जो मुस्लिम दलित होते हैं, यानी कि जो पहले दलित हुआ करते थे, जो हिंदूज के दलित हुआ करते थे, उन्होंने धर्म मुस्लिम अपना लिया। मुस्लिम्स में भी दलित होते हैं, आपको ये बात पता है। तो बाकी रिलीजन्स के जो दलित मेंबर्स हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं, इस बात पे चर्चा 2018 से चल रही है। तो अब हम देखते हैं ये पिटिशन ऐसा क्यों कह रही है, मतलब रिलीजन न्यूट्रल क्यों नहीं है। दलित तो दलित होते हैं, उनको सच में उनको काफी प्रताड़ना मिली है, काफी हिस्टोरिकल समय से उनके साथ काफी एक्सक्लूजन हुआ है। तो फिर रिलीजन दूसरे हिंदुइज्म का मिला हुआ है, बाकी रिलीजन्स को नहीं मिला हुआ, ऐसा क्यों है? व्हाई डज दिस हैपन? तो ये पिटिशंस ने हाईलाइट किया है कि देखिए आप पैराग्राफ 3 पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर का 1950। वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि क्रिश्चियंस जो शेड्यूल्ड कास्ट ओरिजिन के हैं कि उनको शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस नहीं मिलेगा। तो इनका कहना यह है कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जाती है फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट, रिलीजियस फ्रीडम यानी कि आर्टिकल 25 के अगेंस्ट, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के अगेंस्ट भी। तो देखिए अब हम देखते हैं कि ये जो था, ये जो ऑर्डर है ये क्या है। तो देखिए आप पढ़ सकते हैं, ये जो ऑर्डर आया था 10 अगस्त 1950, ठीक है, 1950 का ये ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ द्वारा। ये जब निकाला गया था इस ऑर्डर को, तो आप पढ़ सकते हैं, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय क्लॉज 1 of Article 341 of the Indian Constitution, the President, after consultation with governors and Raj Pramukhs of the state concerned, is pleased to make the following order. ओके तो देखिए अगर आर्टिकल 341 की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 341 में आपको पता है 2 क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज ये कहता है, जैसा कि इस ऑर्डर में भी लिखा है, पहला क्लॉज ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो गवर्नर से कंसर्न करके शेड्यूल्ड कास्ट को के लिए ऑर्डर, शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस देंगे एक ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। फिर क्लॉज 2 क्या कहता है, मैंने कहा 2 क्लॉजेस हैं, वो इधर मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपको पता भी हो क्योंकि इस बात पे कोई ना कोई न्यूज आर्टिकल आता ही रहता है। तो क्लॉज 2 ये कहता है आर्टिकल 341 का कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन इंसर्ट और डिलीट, मतलब ऐसा अगर कोई भी आगे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में किसी कास्ट को ऐड करना हो तो पार्लियामेंट एक लॉ बना के ऐसा कर सकता है।
ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इन पिटिशनर्स का क्या कहना है कि शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस में उनको क्यों एक्सक्लूड किया गया है, तो जैसा कि उन पिटिशनर्स ने कहा कि पैराग्राफ 3 जो है, अब हम पैराग्राफ 3 पढ़ेंगे कि ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पैराग्राफ 2 no person who professes a religion different from Hinduism shall be deemed to be a member of scheduled caste। देखिए इस पैराग्राफ 3 का, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के पैराग्राफ 3 का ये कहना है कि हिंदुइज्म के अलावा, हिंदुइज्म में देखिए हिंदूज आते हैं, सिख्स आते हैं और बुद्धिस्ट आते हैं। मैंने जैन क्यों नहीं बोला, क्योंकि जितने भी जैन हैं वो सारे हाईली एडुकेटेड और काफी इकोनॉमिकली वेल और जनरल कैटेगरी में आते हैं सारे जैन्स। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला हिंदूज, सिख्स और बुद्धिस्ट, ये तीनों जो कैटेगरीज हैं वो हिंदुइज्म के अंदर आती हैं। उनके अलावा कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट नहीं कहलाया जा सकता। तो मैंने किसको एक्सक्लूड किया, मैंने क्रिश्चियंस को एक्सक्लूड किया, मैंने मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया, राइट। तो वही मुद्दा चल रहा है कि जब दलित तो दलित होते हैं ना, बुरा तो उनके साथ भी हुआ है, तो उनको रिलीजन न्यूट्रल क्यों नहीं वो मिल सकता, कोटा क्यों नहीं मिल सकता। तो ये बात चल रही है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिकल की हेडलाइन है क्या। तो देखिए आप दो स्टेटमेंट सुनिएगा, दो आज एक इकोनॉमिक सेक्शन में द हिंदू के दो आर्टिकल्स आए हैं। पहला आर्टिकल की हेडलाइन ये कहती है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका प्राइस डिप हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि रिसेशन फियर्स आ गए हैं। फिर दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है, एक दूसरा आर्टिकल बिल्कुल उसके राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आया है कि एफपीआई इनफ्लोज और ऑयल प्राइस के डिप होने की वजह से रुपी अप्रिशिएट हो गई है, रुपी जो डेप्रिशिएट हो रही है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, उसकी वैल्यू अब थोड़ी सी बढ़ गई है। मैं दोनों स्टेटमेंट्स को विद एग्जाम्पल्स और पूरी हर चीज डिटेल्ड मैनर में कवर करूंगी। तो पहली स्टेटमेंट मैंने क्या बोली थी कि रिसेशन फियर्स की वजह से जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट है उनका प्राइस कम हो गया। अब देखिए मैंने इस एक स्टेटमेंट पे इतनी चीजें बोल दी हैं कि उसको मेरे को एक एक करके इंडिविजुअली आपको समझाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात तो रिसेशन फियर्स आ क्यों रहे हैं, क्योंकि चाइना में दोबारा से केसेस आने लगे हैं कोविड-19 के। तो कोविड-19 के केसेस आने की वजह से वहां पे कहीं कहीं एरिया में दोबारा लॉकडाउन्स लगने शुरू हो गए हैं। तो अब फियर होने लगा है कि शायद ग्लोबली रिसेशन आ सकता है। ठीक है, देखिए अगर हम मैं एक जनरल स्तर पे बात करूं, रिसेशन क्या होता है, बहुत ही कॉन्ट्रैक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, सप्लाई नहीं है, डिमांड ज्यादा है, उसको मैच करने के लिए कुछ नहीं है। देखिए आपको देखिए चाइना में जब लॉकडाउन लगेगा तो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाईज कम हो जाएंगी, बहुत कुछ डिमांड कम हो जाएगी। फिर उधर अगर वो लोग, उनके पास पैसा नहीं होगा चाइना में, और सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि वो फूड ग्रेन्स सप्लाई करते हैं, राइस सप्लाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने लगेगी, प्रोडक्शन उनकी कम हो जाएगी, जिस वजह से फियर हो गया है कि ग्लोबली शायद एक रिसेशन आने वाला है। ठीक है, अब लेकिन अगर हम इंडिया के उसमें बात करें या किसी भी नेशनल इकोनॉमी को हम रिसेशन में कब कहते हैं, देखिए रिसेशन तब होता है जब जीडीपी ग्रोथ रेट है एक कंट्री की वो नेगेटिव हो फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स और मोर। मतलब मैंने क्या बोला, जीडीपी ग्रोथ रेट है कंट्री की, वो 2 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 2 क्वार्टर्स के लिए या 2 क्वार्टर से ज्यादा उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में आए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इस स्टेटमेंट से अगर मैं एक और स्टेटमेंट बना दूं जो आपको शायद कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है, तो मैं आपको बता दूं क्वार्टर्स क्या होते हैं। अगर आपको पता है 3-3 महीने के क्वार्टर्स होते हैं, है ना, हमारे 4 फिस्कल क्वार्टर्स होते हैं एक कैलेंडर ईयर में। आपको ये बात पता है, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। तो अगर मैंने बोला 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए या उससे ज्यादा के लिए अगर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो तो फिर रिसेशन बोला जाता है। अब मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि अगर 6 महीने, मिनिमम 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा के लिए अगर एक नेगेटिव वो देखी जा रही है तो उसको हम रिसेशन कहते हैं। बट दैट्स नॉट अ गुड पैरामीटर। मैंने बस आपको कहने के लिए कह दिया, क्योंकि
जब हम क्वार्टर टू क्वार्टर, ऐसा नहीं होता। देखिए आप सपोज करिए, मैं एग्जांपल ले रही हूँ अक्टूबर टू दिसंबर वाले क्वार्टर का। अब देखिए अक्टूबर टू दिसंबर वाला जो क्वार्टर है वो नेगेटिव कैसे होगा? ये नहीं कि जुलाई टू सितंबर के कंपैरिजन में अब नेगेटिव ग्रोथ होगी, नहीं। पिछले साल के अक्टूबर टू दिसंबर वाला जो क्वार्टर था उसके मुताबिक इस साल वाला जो अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर है वो ग्रो किया है या कॉन्ट्रैक्ट किया है। हम इसे कहते हैं ईयर ऑन ईयर कैलकुलेशन। तो देखिए मैंने अक्टूबर टू दिसंबर स्पेसिफिकली आपसे क्यों बात की इसकी। देखिए जो अक्टूबर टू दिसंबर का महीना है उसमें बड़े सारे फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली और भैया दूज और बहुत सारे ऐसे, क्रिसमस, ऐसे सारे फेस्टिवल्स आते हैं। तो ये होता है फेस्टिव क्वार्टर, है ना। तो फेस्टिव क्वार्टर को आप जुलाई टू सितंबर वाले उससे तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। जुलाई टू सितंबर में तो बहुत ही कम होगी और अक्टूबर टू दिसंबर में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। तो आप फिर तो एक बेकार वो हुआ कैलकुलेशन, एकदम बकवास कैलकुलेशन हुआ, एक रियल मेजर आपको दे ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इस बार की दिवाली में और पिछली बार की दिवाली में कितनी ग्रोथ हुई थी? सेम हुई थी तो सेम, बढ़ी तो बढ़ी, कम हुई तो कम। इसीलिए हम ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट करते हैं। तो अगर बाय चांस मैं कहूँ कि जुलाई से लेके दिसंबर तक, जुलाई टू सितंबर फिर अक्टूबर टू दिसंबर एक नेगेटिव ग्रोथ हुई है ना, तो उसको हम कह देंगे रिसेशन। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेटा को हम इंक्लूड करते हैं, इनकम्स कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए रिसेशन डिक्लेयर किया जाता है। अब मैंने आपको कहा था कि जो चाइना के लॉकडाउन की वजह से रिसेशन हो रहा है, उसकी वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस कम होने वाला है ना। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए रिसेशन जब आ रहा है तो ऑब्वियसली डिमांड कम होने वाली है। अब जो ऑयल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो ऑयल क्रूड ऑयल बेचते हैं, उन्हें ये पता है जब प्राइस कम है तो हमें तो जितना आज मिल गया, क्या पता और आगे प्राइस कम हो जाए, सच में लॉकडाउन लग जाए तो हमारे को उतना भी ना मिले। तो आज कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़े बहुत सस्ते में बेच देते हैं ताकि हम थोड़ा तो खुद को बचा पाए। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे और एक प्री डिटरमाइंड डेट पे जो जब बेचा जाए, जैसे मैंने आज खरीदना है क्रूड ऑयल, ठीक है। अब एक्स जो है बंदा, वो मुझे क्रूड ऑयल देगा, वो क्रूड ऑयल देगा, लेकिन वो देगा फ्यूचर में मेरे को, मतलब मेरे को आज नहीं खरीदना, मेरे को एक्चुअल में जो ऑयल का सप्लाई चाहिए वो चाहिए अक्टूबर में। ठीक है, लेकिन जो आज प्राइस है वो मेरे लिए काफी किफायती है, अक्टूबर में क्या पता प्राइस बढ़ जाए, है ना। तो आज के प्राइस पे वो मुझे अक्टूबर में दे देगा, ऑयल सप्लाई कर देगा, इसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑयल मोस्टली जो ऑयल की सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ही होती है। लेकिन देखिए जो क्रूड ऑयल की मार्केट्स हैं, मेनली दो मार्केट्स होती हैं, एक ब्रेंट क्रूड ऑयल और एक होती है WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ठीक है, अगर हम इन दोनों में डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्लीज ये मत समझिए कि मैं कोई अंग्रेजी नाम बोल रही हूँ, नहीं, ब्रेंट और WTI के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। ठीक है, और कहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या होता है, देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल को कहाँ से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल फील्ड जो नॉर्थ सी में बसे हुए हैं, नॉर्वे के पास आपको पता है नॉर्थ सी है, वहां से। अगर हम बात करें वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो ऑयल है, वो कहाँ से उसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो यूएस की ऑयल फील्ड्स में से, जो टेक्सास यानी कि उनकी जो सिटी है वहां पे जो बेसिकली ऑयल फील्ड है वहां से। तो आप दोनों में एक डिफरेंस हम आपने समझ लिया, मैंने बताया कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि आपको इससे रिलेटेड कुछ आगे समझना है। तो देखिए जो दोनों ही ऑयल्स हैं वो लाइट होते हैं, काफी लाइट होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। लेकिन जो ब्रेंट की डेंसिटी है ना, थोड़ी सी ज्यादा है। वेस्ट जो टेक्सास है, WTI से थोड़ी सी ज्यादा ब्रेंट की वो है डेंसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो WTI है, इट इज द लाइटर ऑफ द टू। ओके, अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए किस बेसिस पे मैंने कहा कि ब्रेंट की जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि एक अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी होती है, API ग्रेविटी, ये एक इंडिकेटर है कि डेंसिटी जो क्रूड ऑयल या रिफाइंड प्रोडक्ट्स की कितनी है। तो API की जो उसकी ग्रेविटी है वो थोड़ी सी हाई है ब्रेंट की। ठीक है, इसीलिए उसकी डेंसिटी भी थोड़ी सी हाई हो जाती है। तो आप अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी को समझ जाइए, अगर आपको सिर्फ यही लिखा हुआ दे दी क्या है, तो इट इज अ डेंसिटी पैरामीटर। ओके,
अगर हम बात करें कि सल्फर कंटेंट के बारे में, देखिए लोअर द सल्फर कंटेंट बेटर फॉर द इन्वायरमेंट, ओके। तो इसीलिए अगर हम सल्फर कंटेंट की बात करें, क्योंकि सूट नहीं बनता ना, आप समझ रहे होंगे, तो अगर WTI है उसमें लोअर सल्फर कंटेंट है दोनों में ही लोअर, लेकिन बहुत ही कम है WTI में 0.24% और ब्रेंट में 0.37% है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो WTI है वो ज़्यादा स्वीटर है। सल्फर एक तो पोल्यूशन के पैरामीटर से भी स्वीटनेस का पैरामीटर भी है सल्फर। अगर आपका और ज़्यादा कम वो होगा सल्फर होगा तो आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा स्वीटर होगा, ओके। तो ये स्वीटनेस वाला पैरामीटर भी आपको याद रखना है कि WTI इज स्वीटर देन द ब्रेंट, ओके। अगर हम बात करें कि बेंचमार्क प्राइसेस क्या है, जो ब्रेंट क्रूड प्राइस है उसका इंटरनेशनल बेंचमार्क जो प्राइस है वो ओपेक यूज करता है, आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम वगैरह जो कार्टेल है वो यूज करता है। और WTI का क्रूड प्राइस किसके लिए एक बेंचमार्क की तरह एक्ट करता है, US ऑयल प्राइसेस के लिए, ठीक है। तो देखिए लेकिन मतलब अगर हम बात करें कि इंडिया के लिए बेंचमार्क क्या है, WTI है या ब्रेंट है, देखिए अभी तक हम अपना मोस्टली प्राइमरीली जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट है, वो ब्रेंट होता है। हम ओपेक कंट्रीज से खरीदते हैं, तो ब्रेंट इज द बेंचमार्क फॉर ऑयल प्राइसेस इन इंडिया। तो क्योंकि अब ब्रेंट का, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे, अब क्योंकि ब्रेंट का ऑयल प्राइस कम हो गया है तो इसीलिए हमारा रूपी अफेक्ट होने लगा है। आपको मैंने दूसरी स्टेटमेंट रूपी से रिलेटेड बताई थी, अभी हम वो भी देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ शिपिंग के बारे में, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। देखिए जो ब्रेंट क्रूड है ना उसका प्राइस कम होता है क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ शिपिंग बहुत कम है, क्योंकि वो नॉर्थ सी पे, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल नॉर्थ सी से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रोड्यूस भी वहीं किया जाता है। तो शिप्स में जैसे ही प्रोड्यूस हुआ डाल दिया और आगे भेज दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो देख रहे हो कॉस्ट ऑफ शिपिंग बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई। लेकिन अगर हम WTI की बात करें, इसका प्राइस बहुत हायर है, ब्रेंट से तो बहुत ज्यादा प्राइस होता है इसका, तभी इंडिया इतना नहीं भी खरीद पाती, बिकॉज इट्स नॉट चीप, है ना। ये सैंड्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, शेल में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लैंड लॉक्ड एरियाज मतलब आसपास कोई सी भी नहीं है, सिर्फ लैंड ही लैंड है ना। तो फिर इसीलिए क्योंकि इसे लैंड लॉक्ड एरिया में एकदम सेंटर में एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस ऑयल को, तो पहले आप इसको शिप्स तक भेजेंगे, फिर उसकी कॉस्ट लगेगी, फिर शिपिंग की कॉस्ट अलग लगेगी, इसीलिए और महंगा हो जाता है, ठीक है। देखिए थोड़ा तो महंगा ऑलरेडी है क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो फाइनर है ब्रेंट के कंपैरिजन में, पर ये कॉस्ट ऑफ शिपिंग वगैरह इसको और ज़्यादा महंगा बना देते हैं। फिर अब हम दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं। मैंने दूसरी स्टेटमेंट ये बोली थी कि रुपये का प्राइस अब थोड़ा अप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, क्योंकि जो FPI इनफ्लोज हैं वो बढ़ गए हैं और दूसरा ऑयल का प्राइस डिप हो गया है। अब देखिए FPI कौन होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है FDI और FPI में डिफरेंस। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़ छोड़ के भागने लग पड़े थे, क्योंकि उनको जहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, जहां पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है स्टॉक्स पे, शेयर्स पे, वो वहां पे उस कंट्री में चले जाते हैं। तो जो उन्होंने इंडिया से इन्वेस्ट किया होता उसमें से उन्होंने विड्रॉ करके US में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि US उनको ज्यादा इंटरेस्ट देने लगा था। अब US ने इंटरेस्ट थोड़ा अपना रोक दिया है, थम गया है, और क्योंकि वो अब इसलिए वापस FPI का इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में बढ़ रहा है, जिस वजह से रुपये की वैल्यू जो पहले 80 रुपए, जैसे मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन क्या होती है, अगर पहले 70 रुपए $1 को खरीद सकता है तो अब 80 रुपए $1 को खरीद सकता था। लेकिन एप्रिसिएशन में क्या होता है कि हमारी रुपये की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, इस वजह से डॉलर के अगेंस्ट रुपये की वैल्यू बढ़ रही है। दूसरा मैंने आपको कहा था कि ऑयल का प्राइस डिप होने की वजह से रुपये हमारा थोड़ा इट्स इन गुड स्टैंड। तो इसका मतलब क्या है, रुपये और ऑयल प्राइस का क्या ताल्लुकात हैं वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखने हैं 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ऑयल का प्राइस कम होने से हमें क्या फायदे हो सकते हैं या हमें इंडिया को क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहला है करंट अकाउंट बैलेंस। देखिए इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि हम अपने 80% से भी ज्यादा, अराउंड 85% अपना जो ऑयल नीड्स हैं वो इंपोर्ट के थ्रू पूरी करते हैं। तो अगर हम देखा जाए हमारे टोटल इंपोर्ट्स हैं, हर चीज जो हम बाहर से खरीदते हैं उनमें से 1/3 है वो हमारा ऑयल इंपोर्ट है। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। इस वजह से जो प्राइस ऑफ ऑयल है वो हमारे इंडिया को बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि 1/3 ऑफ द इंपोर्ट्स इज ऑयल। यू कैन थिंक अबाउट इट, राइट। तो इसी वजह से
अगर हम बात करें फॉल हो गया अगर प्राइस में, ऑयल का प्राइस गिर गया थोड़ा सा, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है, जो हमें बाहर पैसा देना पड़ रहा है ऑयल खरीदने के लिए, वो कम देना पड़ेगा, है ना। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। हमारा जो करंट अकाउंट मतलब इन द सेंस हमारा कितना एक्सपोर्ट है और कितना इंपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, वो हमारा थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि हम इंपोर्ट का वैल्यू हमारा मतलब जितना हम रुपी दे रहे हैं इंपोर्ट के लिए, मतलब डॉलर जितना दे रहे हैं वो हमारे कम लगेंगे, और हमारा एक्सपोर्ट अगर हम ज्यादा करने में सक्षम हो जाते हैं तो हमारा डॉलर आएगा ज्यादा बाहर से, जिससे हमारा जो बैलेंस है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरा पॉइंट करें कि ऑयल प्राइस अगर गिरता है या बढ़ता है तो उससे इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कहीं इकोनॉमिस्ट इस पे काफी डिबेट करते हैं, कहीं कहते हैं इन्फ्लेशन पे ज्यादा से ज्यादा भी अगर ऑयल का इफेक्ट पड़ गया तो 1% पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ता है। देखिए जो ऑयल का प्राइस है ना, इट अफेक्ट्स द एंटायर इकोनॉमी, स्पेशली क्योंकि आप सोचिए कोई भी गुड्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने हैं, कोई भी सर्विसेज इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करनी है, उसके लिए कोई व्हीकल यूज होगा, व्हीकल अगर बस यूज हो रहा है, टेम्पो यूज हो रहा है, उसमें ऑयल डलेगा, है ना। अगर ऑयल का प्राइस कम है, हम बाहर से कम पे प्राइस पे ले रहे हैं, तो ऑयल का प्राइस सस्ता हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस भी सस्ता हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना इनडायरेक्टली, अगर ऑयल का प्राइस ज्यादा होगा तो पेट्रोल का प्राइस ज्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं। और अगर हम डायरेक्टली बात करें, ये तो मैंने इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बता दिया, लेकिन अगर हम डायरेक्टली बात करें, जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं, जो हम ऑब्वियसली हम भी तो कार्स यूज करते हैं, हम भी स्कूटीज यूज करते हैं, बाइक्स यूज करते हैं, तो वो भी हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इनकम पे भी लेके आता है। देखिए अगर हमारी सेविंग्स कम हो जाएंगी अगर ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए अगर ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ओके। तो यही चीज है, अ हाई इन्फ्लेशन इज बैड फॉर एन इकोनॉमी, इट ऑल्सो अफेक्ट्स कंपनीज डायरेक्टली बिकॉज ऑफ okay, I think I said it otherwise. A rise in oil price leads to an increase in, okay, हाँ I said it correct कि अगर ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हर कमोडिटी महंगी हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब हम इन्फ्लेशन देख लिया, अब हम देखेंगे ऑयल सब्सिडी एंड फिस्कल डेफिसिट। देखिए ऑयल सब्सिडी और फिस्कल डेफिसिट क्या, देखिए बहुत वैसे तो आप कहेंगे मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट है सब कुछ, है ना, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट का कोई से नहीं है, कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती ऑयल के प्राइसेस को। लेकिन अभी भी हमें पता है कि बहुत सारी सब्सिडीज देती हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको पता है आए दिन सब्सिडीज देने में लगी रहती है, तो कि उस पे ऑयल के प्राइस अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाए, तो आप अगर ऑयल का प्राइस बाहर से ज़्यादा आएगा तो है ना, आपको पता है कि वो जो सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो देने लग पड़ेगी, सब्सिडी देने लग पड़ेगी, सब्सिडी देने लग पड़ी तो ऑब्वियसली मतलब उनका खर्चा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और रेवेन्यू इतना आ नहीं रहा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा अगर ऑयल का प्राइस बढ़ा। तो यही ऑपोजिट हो जाएगा, अगर ऑयल का प्राइस कम हुआ तो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल हो जाएगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अगर हम बात करें अब पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स की, देखिए पेट्रोलियम आपको पता है कि अगर हम बात करें, इंडिया एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। मैंने आपको बताया पहले भी कि हम 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के वर्ल्ड में, क्योंकि आपको पता है क्रूड ऑयल तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको रिफाइन करके फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर सस्ता हमें रॉ मटेरियल मिल गया, सस्ता हमें क्रूड ऑयल मिल गया, तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, राइट। और इसीलिए बेनिफिट हो जाएगा पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स को, ठीक है। तो अगर हम बात करें, मैं आपसे बात कर रही थी कि रूपी कैसे अफेक्ट होता है। देखिए रूपी कैसे अफेक्ट होगा, ऑयल का प्राइस अगर कम हो गया, है ना, ऑयल का प्राइस कम हो गया तो हम जो इंपोर्ट कर, देखिए जो इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, देखिए क्या होता है कि जब कभी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, आप सपोज करिए, मैं आपको बताती हूँ, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द कंपनीज डायरेक्टली। ओके, आप सपोज करिए ऑयल का प्राइस कम हो गया, ऑयल का प्राइस कम हो गया तो हम जो अब बाहर हमें डॉलर्स देने पड़ रहे हैं वो कम देने पड़ रहे हैं, हमारे पास जो फॉरेक्स में डॉलर बच गया वो ज्यादा बच गया, राइट। अगर ज्यादा बच गया तो हमें मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम
देखिए यूजुअली जब हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है ना, जब ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो हमें ज़्यादा डॉलर देने पड़ जाते हैं ऑयल खरीदने के लिए, तो हमें और भी चीज़ों को खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। तो सेंट्रल बैंक पता है क्या करता है, वो क्या करता है कि रुपी को मार्केट में बेचता है, उसके बदले जो मार्केट में जितना भी डॉलर है उसे सक कर लेता है, जिससे क्या होता है कि रुपी अबंडेंस में आ गई मार्केट में। अब कोई भी चीज़ जब थोक के भाव से हमारी लाइफ में आ जाती है, हम उसकी वैल्यू कम करने पड़ते हैं, राइट। वही सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है कि अगर मनी सप्लाई में रुपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो रुपी की वैल्यू कम हो जाती है ना। तो लेकिन क्योंकि अभी ऑयल का प्राइस बिल्कुल सही है, कम चल रहा है, तो रुपी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब हम बात करते हैं ओके नेक्स्ट आर्टिकल की, वेयर वर वी। ओके अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ डिस्कस करना है। आई होप यू वुड इंजॉय इट एज वेल। ओके लेट मी सी अगर कुछ रह गया हो तो। आई डोंट थिंक कुछ भी बचा है। हाँ, आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। ओके अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत 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 क्रूशल एस्पेक्ट के बारे में, एक बहुत क्रूशल टॉपिक के बारे में कि क्लाइमेट चेंज कैसे सब कुछ डेविस्टेट कर रहा है। अब मैं आपको जो जो बोलूँगी आप उसको एक स्टोरी के फॉर्म में सुनिएगा, एक बस फैक्ट्स एंड फिगर्स के फॉर्म में सुनिएगा। मुझे आपको सिचुएशन की ग्रेविटी बतानी है कि कैसे सिचुएशन बहुत ही बहुत ही डेविस्टेटिंग होती जा रही है, कितना कॉन्फ्लिक्टिंग है, कितना कॉन्ट्रास्टिंग है सब कुछ। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले द हिंदू में एक एडिटोरियल आया है, द इंडियन एक्सप्रेस में भी एक एडिटोरियल आया है फ्लड्स एंड फ्लोज के बारे में। हम दोनों को इकट्ठे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ एक छोटी सी स्टोरी सुनानी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने हैं जो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए ये इंडिया है, राइट। ये इंडिया है, हमारे लेफ्ट में हमारे वेस्ट में पड़ता है पाकिस्तान, हमारे राइट में हमारे ईस्ट में पड़ता है या फिर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है चाइना। आपको ये पता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही जगहें आज बिल्कुल ही अलग सा हमारे सामने एक वो लेके इमेज लेके प्रस्तुत कर रही हैं खुद को। कैसे, अब हम देखते हैं। ठीक है, ये है एक जो प्रेजेंट स्थिति है पाकिस्तान की। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फ्लड यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान, अब मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान का क्या स्थिति है, पाकिस्तान में ऐसा क्यों है। देखिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना तो ये सीवियर फ्लड, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा रीजन है जो हमारी जो ईस्टवर्ड विंड्स होती हैं, जो हमारे यहाँ पे मानसून लेके आती हैं, साउथ वेस्ट मानसून, जिससे हमें बारिश मिलती है जुलाई टू सितंबर, वही वाला जो साउथ वेस्ट मानसून होता है पाकिस्तान में भी बारिश लाता है। लेकिन जो पाकिस्तान में बारिश आती है वो हमेशा यूजुअली बहुत कम आती है। क्यों कम आती है, क्योंकि आपको पता है कि जो अगर सी से स्टार्ट हुआ, ईस्टवर्ड विंड्स आई, वो पानी लेके आई, मोस्टली उसका पानी तो इंडिया में ही चला गया, जो थोड़ा बहुत बचा वो जाके वो उन्होंने पाकिस्तान में गिराया। ऑब्वियसली ट्रेवल करते 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 उनके पास मॉइस्चर कम बचा, तो बारिश भी कम होती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अचानक से, पाकिस्तान को मैं आपको बता दूं अभी जो स्थिति इनकी है, इससे जस्ट पहले, थोड़ा ही पहले 2 महीने का ये लोग ड्राउट यानी कि सूखा देख रहे थे। अचानक से बाढ़, 2 महीने के इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए सूखा देखने के बाद अचानक से बाढ़, आप सोच के देखिए। अगर मैं बात करूं तो जो बलूचिस्तान एरिया है, मतलब बहुत ही कुछ एरियाज जो पाकिस्तान के, वो इतने बुरी तरह से फ्लड्स में है ना। अगर मैं बात करूं बलूचिस्तान वाला एरिया, बलूचिस्तान वो एरिया जहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया टेररिज्म सपोर्ट करता है, वहाँ के लोग, बलूचिस्तान चाहता है कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए, तो पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया इन लोगों को सपोर्ट करता है अपनी आवाज़ें उठाने के लिए। तो ये सब है। तो बलूचिस्तान इतना ज़्यादा सूखा रहता है, वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है नॉर्मल एवरेज से भी। आज वहाँ बाढ़ है, वहाँ पे 400 से ज़्यादा % वहाँ पे मिनिमम एवरेज से ज़्यादा बारिश आई है। तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। अगर हम बात करें कि क्या फैक्टर्स हैं जो इतना सीवियर फ्लड लेके आया है पाकिस्तान में, तो सबसे पहला फैक्टर है एक्सट्रीमली वेट मॉनसून। ये मतलब इसका डायरेक्ट रिजल्ट, जो अगर मैं बोलूँ कि किसका डायरेक्ट रिजल्ट है करंट फ्लड, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ एन एक्सट्रीमली वेट मॉनसून।
क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, जो सेम साउथ वेस्ट मानसून हमें इंडिया को एक एनुअल रेनफॉल देता है, मैक्सिमम हम ऑब्वियसली साउथ वेस्ट मानसून से ही लेते हैं, वहीं पाकिस्तान में भी बारिश लेके आता है। लेकिन हम पाकिस्तान की बात करें, उनका जो जैसे हमारा जुलाई टू सितंबर के लिए चलता है, उनका जो मानसून पीरियड है वो भी बहुत छोटा सा होता है। इट इज ऑब्वियसली शॉर्टर देन द इंडियन मानसून पीरियड। तो जो इसलिए होता है क्योंकि जो रेन बेयरिंग मानसून विंड्स होती है, मुझे बताया, मैंने जैसे आपको बताया कि वो ट्रैवल करने में नॉर्थवर्ड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान थोड़ा टाइम लेती हैं, जिसमें उनका मॉइस्चर लॉस हो जाता है इंडिया में ही, तो बाकी बचता ही थोड़ा सा है। लेकिन आप देखिए कि अचानक से इतना वेट मानसून, इतना जो मॉइस्चर रिटेन करके रखा उन विंड्स ने, ईस्टवर्ड विंड्स में, ईस्टर्लीज ने, कि 400% इंक्रीज देखा गया एवरेज रेनफॉल से, है ना। जैसे बलूचिस्तान, सिंध जैसी जगहों में, जैसे मैंने आपको बताया था। इनफैक्ट कई रीजन्स ऐसा कहते हैं, कई रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि 700% से भी ज्यादा कुछ छोटी छोटी जगहों पे रेन हुई है। आप सोच के देखिए, तभी तो 1100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उनमें से 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 5 करोड़ ऑलमोस्ट लोग सड़क पे आ चुके हैं। उनके घर उड़ गए, बड़े बड़े होटल्स उड़ गए, जैसे वो कार्डबोर्ड के बने हो। आप एक बार सोच के देखिए। और दूसरा फैक्टर अगर मैं बात कराऊं, एक्सट्रीम हीट, जिसे हम हीट वेव कहते हैं, राइट। हीट वेव जो अनबेरेबल हीट हो जाती है, या फिर बहुत ही हाई टेम्परेचर्स हो, उन तरह से। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान के केस में, हीट वेव ने कैसे अकाउंट किया है, कैसे कंट्रीब्यूट किया है इस फ्लड्स में, क्योंकि मई 2022 की अगर हम बात करें, पाकिस्तान का जो टेम्परेचर्स थे वो 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा थे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा है 45 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपको एक सिंपल सा रूल पता है, वार्मर एयर होल्ड्स मोर मॉइस्चर, है ना। जितनी ज्यादा गर्म हवा, वो उतना मॉइस्चर रिटेन करने में सक्षम। ठीक है, मतलब 7% बढ़ जाता है मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी अगर वार्मर एयर हो तो। एंड इवेंचुअली इट केम डाउन एज टॉरेंट, यानी कि एक बहुत भारी भरकम उसमें बारिश के रूप में वो गर्म हवा ने, जिसने मॉइस्चर रिटेन किया होता, इनके ऊपर बरसा दिया। ठीक है, और ऊपर से साथ में पता है सबसे बुरी बात क्या है, कि सोलन रिवर्स पाकिस्तान की, मतलब आपको पता है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हुआ। देखिए, ड्रेनेज पे ध्यान दिया होता ना, तो कभी घरों की, ये घरों के बीच वाली जगह है, घरों के बीच में कैसे, मतलब आप सोचिए कि घुस सकता है पानी इतना ज्यादा। तो इतना ज्यादा पानी, ड्रेनेज नहीं है, वो जाए कहाँ, पानी जाए कहाँ, कोई नल हो, कोई नाला बना हो, कोई साथ में कुछ पाथवे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पे। मोस्टली कुछ डेवलप हुआ ही नहीं है ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम। तो इस वजह से भी ये चीजें हो रही हैं। ओके, और ऊपर से एक्सट्रीम हीट, जैसे मैंने आपको बताया अभी, वो एक्सेलरेट कर देगी लॉन्ग टर्म ग्लेशियर मेल्टिंग को, राइट। अब लॉन्ग टर्म ग्लेशियर मेल्टिंग अगर हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं बाढ़ तो आएगी ही आएगी आने वाले टाइम में। और ज्यादा लोगों को शंका है कि ऐसा हो सकता है। एक और फैक्टर है एनसो, यानी कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। देखिए, एनसो इसका फैक्टर नहीं है एक्चुअल में। जो एल नीनो है वो एक ला नीना फेज में अपना कन्वर्ट हो रहा है। आपको मैं अभी इतना नहीं समझा सकती कि एल नीनो में सेंट्रल और इक्वेटोरियल उसकी वार्मिंग होती है, कोल्ड होता है। आप बस इतना सुनिए अभी के लिए, जो एल नीनो होती है वो सूखा लेके आती है, और जो ला नीना होता है वो बाढ़ लेके आती है। बाढ़ नहीं लेके आती है बेसिकली, वो अच्छी रेनफॉल लेके आती है। ला नीना एक्चुअली सपोर्ट्स एंड इज एक्चुअली कंड्यूसिव फॉर अ गुड रेनफॉल। तो ला नीना फेज में अब ये एनसो कन्वर्ट हो रहा है, इस वजह से उन्होंने रेनफॉल को कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया। इस वजह से जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ हम देख पा रहे हैं। अब ये तो बात हो गई पाकिस्तान की। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान हमसे कितना ही दूर है। हमारी तो लैंड भी, अगर आप एक वो इधर चले जाओ, राजस्थान से जुड़ा हुआ है, पंजाब से जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं हमारे कितने क्लोज हैं। लेकिन जोधपुर, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये भारत के राजस्थान के जोधपुर की बात हम कर रहे हैं। जोधपुर जो बिल्कुल थार डेजर्ट के बिल्कुल पास पड़ता है, ये वाला एरिया, यहाँ पे बाढ़ है। आप समझिए कि जो एरियाज सूखे हुआ करते थे, वहां पे बाढ़ है। आप एक बार सोच के देखिए कि इंडिया भी बचा हुआ नहीं है इन स्थितियों से। कैसे अपना वो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कैसे अपना रेक दिखा रही है। जोधपुर, थार डेजर्ट वाले एरियाज में आज इतनी नॉर्मल एवरेज रेनफॉल से इतनी ज्यादा रेनफॉल हो रही है। अब हम बात करते हैं चाइना की। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये चाइना के सूखे पड़ने की इमेज है। ये जो आप रिवर देख रहे हैं, जो बिल्कुल नाम मात्र बची है, ये यांगत्से रिवर है। यांगत्से रिवर आप कितनी बारी देखते हैं, चाइना
थम्प्स लाइक थम्प्स देयर चेस्ट यांगत्से रिवर पे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में इतना हेल्प करती है इसी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो छोड़िए, ये इतनी सूख चुकी है, इसमें पानी इतना कम बचा है कि शिप्स इससे ट्रेवल करे तो बीच में अटक गई, क्योंकि पानी ही नहीं बचा। बिल्कुल बैन कर दिया गया है चाइना द्वारा कि कोई ट्रांसपोर्टेशन इस रिवर से नहीं होगी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, देखिए हमारा एक नेबर फ्लड्स में और एक नेबर हमारा इतना ज्यादा सूखे में है ना। अब इंडिया, आप क्या समझते हैं, इंडिया को भी बहुत सोचना पड़ेगा। इंडिया इस क्लाइमेट चेंज को समझे हो, किसी के साथ भी कुछ भी सकता है ना। तो अब देखिए क्या है, लेकिन पता है पाकिस्तान में और चाइना में और यूरोप में भी हीट वेव्स जो हो रही हैं, इसमें एक डिफरेंस है। पाकिस्तान एक बहुत ही पुअर कंट्री है, राइट, और चाइना एक काफ़ी, आपको पता है, सेकंड इकोनॉमिक पावर बनने अभी है, लेकिन फर्स्ट इकोनॉमिक पावर टेक ओवर करने वाली है यूएसए को। यूरोप एक काफ़ी वेल ऑफ रीजन है, राइट। इनके पास एक एज बस इतना हो जाता है कि यहाँ पे जिस तरह से भुखमरी हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, जिस तरह का डेविस्टेशन हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, वो यहाँ उस लेवल तक नहीं हो सकता, क्योंकि यही डिफरेंस है कि काफ़ी इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, काफ़ी इनके पास सुख सुविधाएं हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है, टेक्नोलॉजी, पैसा, सब कुछ इनके पास ज़्यादा है। तो इसीलिए जो हम इतना हाहाकार नहीं देखा जो हम पाकिस्तान में आज देख रहे हैं, वरना क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो इन पे भी बड़ा ज़बरदस्त पड़ा है, राइट। अगर हम यांगात्से रिवर की बात करें तो चाइना के केस में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या कहा है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा है कोई बात नहीं, पानी नहीं है ना, पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है इनके यहाँ पे मोस्टली चाइना में, कोई बात नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी ना तो हम कोल जलाएंगे, कोल से मतलब हम फॉसिल फ्यूल से जितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बनाएंगे, तो क्या हो गया इसमें। नाउ यू थिंक अबाउट इट, अगर ये कोल जलाएंगे तो ज़्यादा हीट रिलीज होगी, हीट वेव्स आएंगी, हीट वेव्स आएंगी, तो फिर वही चीज़ पूरी रिपीट होती रहेगी। इट विल बिकम अ विशियस साइकिल ऑफ क्लाइमेट चेंज। जितना एमिशंस बढ़ते रहेगा क्लाइमेट चेंज और होता रहेगा, तो ये कभी भी हम क्लाइमेट चेंज के चंगुल से निकल ही नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं ये यूरोप की फोटोज हैं, यूरोप में इतनी भारी हीट वेव आई है कि उनको फाउंटेन्स में जाके खुद को रिलीव करने का, ये यूरोप, दिस इज यूरोप। ओके, आई होप यू गेट माई पॉइंट। हमने ये देख ली कि सिचुएशन कैसे इतनी ज़्यादा कंसर्निंग है। अब हम देखते हैं ये एडिटोरियल क्या कहते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मैसेज मैंने आपको बताया था, जो उन्होंने ट्वीट किया कि हम कंडोलेंस एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि हमें विक्टिम्स जो फ्लडिंग में जो है पाकिस्तान की देख के बहुत ही हमें बुरा लग रहा है। वी आर डीपली सैडेंड ऑन एट इट्स साइड, और ये एक काफ़ी वेलकम जेस्चर है। ऑब्वियसली पीएम मोदी का ये ट्वीट काफ़ी वेलकमिंग है, ऑब्वियसली हम इस चीज़ को वेलकम करते हैं, इस स्टेप को कि उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन और स्पेशली जब इतने especially after weeks of silence over what has been one of the worst natural disasters in the neighborhood in recent times। आपको पता है कि बहुत ही जो वहाँ के जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है इट हैज़ बीन इन बिब्लिकल प्रोपोर्शंस, मतलब इतना भारी फ्लड पहली बार सदियों में आया गया एक फ्लड है। देख रहे हैं हम इतने हफ्तों से उनकी स्थिति क्या है, फिर भी हम अभी तक चुप थे, तो इसलिए ट्वीट आया तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आने बहुत ज़रूरी था। और अगर हम बात करें कि 1100 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 33 मिलियन पीपल अपना they've gotten affected by this, और अगर 1/3 of the country is under water, just think about it, है ना। और अगर हम बात करें कि कितना डैमेज हो चुका है, अराउंड 10 बिलियन का डैमेज हो चुका है, होम्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं बर्बाद हो गई हैं सारी, पानी के अंदर धंस गई हैं। और अगर हम ऑब्वियसली जब ये जब वाटर्स कम हो जाएंगे, रिसीड हो जाएगा, फ्लडिंग सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, लेकिन डिसीज, फूड शॉर्टेजेस, जब फसल सारी बर्बाद हो गई, जब पानी आया था, तो अब खाने के लिए कहाँ से खाना आएगा, पैसे तो है नहीं, उगाए भी नहीं जा सकते, वो जमीन भी कितनी उपजाऊ कैसे होगी क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता, फूड शॉर्टेजेस आएंगी, और इतनी मस्कीटोज, इतने ज़्यादा डिसीजेस आएंगी, उनके लिए दवाइयाँ, उनके लिए हेल्प, वो कहाँ से आएगा। अगर बात की जाए, इन्होंने यही कहा है इस एडिटोरियल ने कि ये जो डेवस्टेटिंग फ्लड्स हैं, दे हैव बीन कॉज्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड इट इज़ अ वरी फॉर ऑल ऑफ साउथ एशिया, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, ऑल ऑफ साउथ एशिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रीजन मोस्ट वल्नरेबल टू ग्लोबल वार्मिंग। देखिए साउथ एशियन रीजन क्यों सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है ग्लोबल वार्मिंग को, क्योंकि हम ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट में लाई करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो सन रेज हैं वो हमारे ऊपर ही पड़ती हैं, इस वजह से हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं ग्लोबल वार्मिंग को, क्योंकि हमारी हीट अगर बढ़ गई, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे और हम
बर्बाद हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ट्यूसडे को यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स, उन्होंने ग्लोबल अपील लॉन्च की कि आप पाकिस्तान को एड दीजिए, सारी कंट्रीज मिलके। और यही बोला कि एक अननेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है जो आज तक कभी पाकिस्तान, जहाँ इतनी कभी बारिश होती नहीं वहाँ देखा जा रहा है, जहाँ सूखा रहता है मोस्टली। तो उन्होंने यही बोला है काफ़ी अननेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है ये। तो बहुत सारी कंट्रीज जैसे यूके, यूएस, चाइना, यूएई, कतर, टर्की, उन्होंने अपनी एड डिस्पैच कर दी है पाकिस्तान को। और बहुत और ने अपनी हेल्प को प्रॉमिस किया है। IMF, जिससे उनकी बेल आउट पैकेज की बातचीत चल रही है, उन्होंने $1.1 बिलियन का बेल आउट ट्रांच उनको दे दिया है। और अगर हम बात करें, ये जो एडिटोरियल ये कहता है कि जो वहाँ के फिनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि हम सोच रहे हैं कि हम जो ट्रेड पे हमने बैन इम्पोज किया हुआ है इंडिया के साथ, जो आपको मैंने बताया था, जो आर्टिकल 370 स्ट्राइक डाउन हुआ था अगस्त 5, 2019, उसके बाद उन्होंने हमसे ट्रेड करना बंद कर दिया था। तो अब वो कंसिडर कर रहे हैं कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इंडियन वेजिटेबल्स और एसेंशियल कमोडिटीज़ को, तो हम शायद ये जो बैन है इसे रिमूव कर दें। तो इसीलिए देखिए क्या है, आपको क्या लगता है, जैसे मैंने बताया था थोड़ी बहुत तो देखिए अभी भी वो चल रही थी, एक्सेप्शन थी, ट्रेड थोड़ा सा होता था, जैसे हमने थोड़ा सा फार्मा उनको एक्सपोर्ट किए थे, मेडिसिन वगैरह कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। और हमने, अगर हम दूसरी बात करें, इंडिया ने जब ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि गेहूं वगैरह अफगानिस्तान को भेजा था, तो भी हमने पाकिस्तान के रूट से ही भेजा था। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं, वैसे हमारे बीच में कोई ट्रेड ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको लिफ्ट करने की सोचा जा रहा है। अगर हम बात करें कि ये एडिटोरियल ये कहता है कि जो हमारे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन है कितने भी बुरे हों, लेकिन न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद को अपनी इंटेंशनों को बिल्कुल साइड में रख के इस मोमेंट को इस तरह से देखना चाहिए कि कैसे इससे डील किया जाए दोनों को मिलके। और इंडिया देखिए हमेशा कहता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं नेबरहुड में, जब भी कोई कैलामिटी आई है हमने नेपाल की हेल्प की है, जब आपको पता है सुनामी आई थी, श्रीलंका, मालदीव्स में भी हमने सबसे पहले अपना वो भेजा था, मैत्री वैक्सीन भेजी थी कोविड-19 के टाइम पे। अफगानिस्तान को हमने सबसे ज़्यादा मदद की है उनके अभी रिसेंटली तालिबान टेक ओवर के बाद वहाँ के लोगों की। तो फिर अगर हम इनकी मदद नहीं करते ना, जो हमारे बिल्कुल एकदम ही लैंड बाउंड्री हमारी जिनकी जुड़ी हुई है, इतने क्लोज हैं, तो हम कैसे वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर वाला टैग बरकरार रख पाएंगे, है ना। तो यही इस एडिटोरियल ने कहा है कि इट वुड बी चर्लिश एंड शॉर्ट साइटेड ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान भी अगर अपनी जिद में अटका रहता है कि हम नहीं करेंगे लिफ्ट बैन, या फिर इन्होंने बड़ा किया, गलत करते हैं ये कश्मीर में, तो नुकसान उन्हीं का है, क्योंकि वो सच में इतने बच्चों वाली बातें उन्हें नहीं सोचनी चाहिए। इतनी बड़ी कैलामिटी आई है, वहाँ के लोगों का अगर थोड़ा सा भी भला हो जाए इंडिया से एड लेके, it is good for them and they should not really get stuck to their own Kashmiri issue only. Okay, अब यही बात की जाए अगर ओके अब देखिए क्या होने वाला है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट होने वाली है सितंबर में, जिसमें दोनों ही हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये ट्रैवल करने वाले हैं उज्बेकिस्तान। तो देखिए हाँ, वहाँ पे एक बहुत ही लंबा डायलॉग तो होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम ऐसी हमारी एक वो है ना कि हम टेरर एंड टॉक्स डू नॉट गो टुगेदर। जो टेररिस्ट नेशन है हम उनसे बेफालतू की इतनी लंबी बातें नहीं कर सकते, आप पहले टेररिज्म रोकिए तब हमसे डायलॉग करिए। तो ठीक है, हम एक लास्टिंग डायलॉग तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट इस कैटास्ट्रोफी को कैसे सही टाइम में किन वेज के द्वारा मिटिगेट किया जा सकता है, एटलीस्ट ये तो डिस्कस दोनों लीडर्स द्वारा किया ही जा सकता है। अब हमें देखना है कि इंडियन एक्सप्रेस में इससे रिलेटेड क्या आया है। ओके, इंडियन एक्सप्रेस में भी यही चीज़ बताई है कि जब जो ग्लेशियर्स हैं वो ना, अगर पाकिस्तान को आज नहीं बख्शेंगे तो इंडिया भी ये ना सोचे कि हमें बख्शा जाएगा। ग्लेशियर्स दोनों की ही सेम है, माउंटेन्स हम दोनों के ही सेम है, और यही चीज़ें इन्होंने बात की है कि हमें अपनी जियोपॉलिटिकल इश्यूज को थोड़ा साइड पे रख के, इनफैक्ट हम अगर हम पास्ट में जाएं तो दोनों ने अपने जो आपसी मामलात हैं उनको साइड पे रख के एक दूसरे की मदद की है। इनफैक्ट गुजरात भुज में जब मैंने अर्थक्वेक आया था, आपको बताया था 2001 में, तो तब पाकिस्तान ने हमें असिस्टेंस दी थी, क्योंकि गुजरात भी तो बॉर्डर शेयर करता ना हमारे साथ, तो उन्होंने हमें असिस्टेंस दी थी। ऐसे ही पहले भी पाकिस्तान में एक बार फ्लड आई थी 2010 में, तब हमने उनकी काफ़ी मदद की थी। तो पाकिस्तान ने एक अनयूजुअल वेट मानसून, यहीं पे ये सारे रीजंस लिखे हैं कि क्यों सब कुछ हुआ है, वेट मानसून है और ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, जो चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ।
तो देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि सिमिलैरिटी है जो कैलामिटी आज पाकिस्तान एक्सपीरियंस कर रहा है और जो इंडिया के रीसेंट एक्सपीरियंसेस हैं वेदर के साथ वो भी कुछ ऐसे ही हैं, सरप्राइजिंग है दोनों की दोनों ही। और ये जो हम दोनों की सिमिलैरिटीज़ हैं ये ऑब्वियसली सरप्राइजिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों हम दोनों वेदर का जो है वॉक है वो एकदम साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ की कॉलोनियल लेगेसीज़ हैं। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ना ही ढंग से हमारी अर्बन प्लानिंग की, ना फ्लड मैनेजमेंट पे ध्यान दिया, क्योंकि वो हमारा भला नहीं बल्कि अपना भला करने आए थे, राइट। तो और बहुत सारी चीज़ें हम क्यों सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, क्योंकि दोनों को ही जो पानी देता है वो साउथ वेस्ट मानसून देता है, पाकिस्तान को भी इंडिया को भी जो ग्लेशियर्स हैं वो दोनों के ही सेम है। तो यही सब कुछ बातें। अब देखिए इस एडिटोरियल ने कहा है कि हम बहुत सारी चीज़ों में अपना कॉपरेशन दिखाते हैं, ज़रूरी नहीं है इंडिया पाकिस्तान हमेशा ऑपोजिट ही हो, ऑपोजिट फ्रंट्स पे ही हो। हमने UNFCCC पे जो कॉप मीटिंग्स होती हैं उसमें हमारा मुद्दा सेम है, क्लाइमेट चेंज को चेक करने के लिए और ये सारी चीज़ें। लेकिन अब देखिए ये एडिटोरियल ये सजेस्ट करता है कि आपको आसियान से सीखना चाहिए। जो साउथ एशिया है ना उसे साउथ ईस्ट एशिया से सीखना चाहिए, यानी आसियान से सीखना चाहिए, क्योंकि वो पूरे रीजन का एक स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट निकालते हैं। जो पूरे साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं वो मिलके जो उन्होंने डिसाइड किया है, COP26 लास्ट ईयर ही उन्होंने कहा है कि हम निकालना शुरू करेंगे। ग्लासगो मीटिंग आपको याद है जहाँ पे हमने 2070 तक का बात की है कि हम क्लाइमेट न्यूट्रल स्टेट बन जाएंगे। तो उन्होंने तब से स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट पूरे रीजन की निकालनी शुरू की है, जिसमें वो डेटा शेयर करेंगे कि रिवर फ्लोज कैसी हैं, क्या किस मार्क पे पहुंची हैं, फ्लड अलर्ट सिस्टम्स, कॉमन रिन्यूएबल एनर्जी डोमिनेटेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि साउथ एशिया में भी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए हम हेल्प हो सकती है हमारी, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। Just let me check if there is anything left in the pictography. No, nothing. Okay, अब हम देखते हैं start till the end, जो भी हमें सब कुछ देखना है। ऑलराइट, देखिए ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको एथिक्स और वैसे भी एक जनरली कम्युनल स्टेज पे कम्युनल हार्मनी के लिए जो एग्जांपल्स होते हैं, इन तरह की चीज़ें कैसे कम्युनल हार्मनी के लिए जुडिशरी अपना से दे सकती है, या फिर इन तरह के लिए अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए हो तो ये एक एग्जांपल है कि देखिए कर्नाटका ने यानी कि बेंगलुरु में एक गणपति पूजा यानी गणेश पूजा, जैसे कि आपको पता है कि आज गणेश चतुर्थी है, उनके आने का दिन है, तो 10 दिन के लिए लोग अपने घर लाते हैं और गणेश विसर्जन जब करते हैं 10 दिन बाद। तो आज जैसे आना था तो गणेश पूजा होनी थी, तो बेंगलुरु की जो सरकार ने मतलब वहाँ की अथॉरिटीज़ ने ये पूछा था कि हम जो ईदगाह वाला मैदान है ना, ईदगाह मैदान पे इतना कुछ खास तो हो नहीं रहा, बिल्कुल खाली पड़ा है उसके आगे वाला, हम वहाँ गणेश पूजा कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हम स्टेटस क्वो का ऑर्डर देते हैं बेंगलुरु की इस जगह पे, जैसा जो चल रहा है वैसे रहने दीजिए, आप कहीं और पूजा क्यों नहीं कर सकते, कहीं और जगह ही खत्म हो गई है, मतलब हद हो गई है। मतलब हर चीज में जबरदस्ती आप इन तरह की पिटिशंस क्यों डाल रहे हैं। 200 साल से यहाँ ईद नमाज के अलावा कुछ नहीं पढ़ा जाता, यहाँ उसी पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। आज आपको गणेश पूजा करनी है, क्यों क्यों लड़ाई करना चाहते हो जबरदस्ती। तो आई थिंक ये स्टेटस क्वो वाली चीज मुझे लगता है हर चीज को एक इशू बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, SC इम्प्लीड्स NHRC NCW इन पर्सनल लॉ केस। देखिए SC ने क्या बोला है, उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन सब से कुछ पर्सनल लॉ केस के बारे में, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ जहाँ पे निकाह हलाला या फिर और भी कुछ पॉलीगैमी यानी कि एक हस्बैंड की ज़्यादा वाइफ्स होना दूसरी वाइफ के होते हुए भी, तो इन सारी चीज़ों पे आपके क्या कहने हैं, क्या आपको पास केसेस आते हैं, इन तरह के बारे में उन्होंने उनसे बातचीत की है, पूछा है। तो ठीक है, जब कुछ आएगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने आपके साथ एक बारी एक एडिटोरियल डिस्कस करते ये चीज़ बताया था कि हमारी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी निंदा होती है, काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है इंडिया का कि हमारे यहाँ पे टॉर्चर करती है पुलिस, और उस टॉर्चर के दौरान ही सच निकलवाने के लिए वो बंदे ने क्राइम किया भी ना हो, वो बंदा इतना उसको टॉर्चर करते हैं डंडे मार मार के वो बोलते हैं हाँ जी मैंने चोरी की है, इतना ज़्यादा, क्योंकि उनको बस अपना केस रफा दफा करना होता है कईयों को, और चार्जशीट फाइल वगैरह करके केस को अपने उससे एक टारगेट पूरा करना होता है कभी कभी।
I'm not saying this is a generalized statement, but in specific situations, yes, this does happen. टॉर्चर बहुत ज़्यादा होता है, तभी हम इतनी सारी मूवीज़ में देखते हैं कि डंडे मारते हैं, मुंह से खून निकल आता है सच उगलवाने के लिए. इन तरह का टॉर्चर देखिए इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो हैं, जो ट्रीटीज़ हैं, उनके अगेंस्ट जाती हैं. वो टॉर्चर कम से कम करना चाहिए. उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, जैसे अमित शाह जी जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, उन्होंने कहा है कि द एरा ऑफ थर्ड डिग्री टॉर्चर इज ओवर. कस्टोडियल टॉर्चर हैज इट्स रूट्स इन कॉलोनियल इंडिया. वो हम लोगों को कॉलोनियल इंडिया जब था, ब्रिटिशर्स हमसे इन तरह की बातें निकलवाने के लिए कि किसने वहाँ पे झंडा फहराते हुए बुलेट चलाई थी, ये सब बातें जो होती थी उस टाइम पे, तो वो हमसे निकलवाने के लिए करा करते थे. लेकिन अब कोई कॉलोनियल एरा नहीं चल रहा, और जो कन्विक्शन है क्रिमिनल्स की कि वो दोषी हैं कि नहीं है, ये करार करने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस ही बेस्ट तरीका है. उससे टॉर्चर भी हट जाएगा, हमारे इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी हमारे सर से हट जाएगी, और जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो इररिफ्यूटेबल होता है. देखिए जो फॉरेंसिक एविडेंस है, इट इज़ एन एविडेंस. सच झूठ तो फिर भी अपने मुंह से कोई बंदा गलत बोल सकता है, सही बोल सकता है, लेकिन फोरेंसिकली जो साइंटिफिकली हमें पता चल रहा है, जो सैंपल्स लेके उस पर्टिकुलर साइट से जहाँ पे एक क्राइम किया जाएगा, वो कभी झूठ नहीं हो सकता है. इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल एविडेंस, राइट? सो इट्स अ विन-विन situation that way. And Delhi police has become the first police force in the country to make collection of forensic evidence mandatory in crimes punishable by more than 6 years. मतलब अगर कोई भी क्राइम में, अगर आप कोई भी क्राइम है, अगर कोई एक हमें किसी चीज़ पे भनक लगी किसी इंसान पे, और हमें है कि ये इस क्राइम में शायद क्रिमिनल हो सकता है जिसकी सज़ा 6 साल से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केसेस में फोरेंसिक रिपोर्ट्स, फोरेंसिक एविडेंस एक मैंडेटरी वो होएगा ही होएगा कलेक्ट, ठीक है. तो दिस इज अ वेलकम स्टेप, आई बिलीव. दिस इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स रिफॉर्म्स शुड हैपन. सो दिस इज अ वेलकम स्टेप. Challenging the Special Marriage Act 1954. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को एक रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया कि हम जो आपने रिट पिटिशन डाली है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के कुछ सेक्शंस को चैलेंज करते हुए, वो हम डिसमिस करते हैं. तो देखिए पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि, चलिए मैं आपको जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे तब बताऊंगी. तो लेकिन इन्होंने क्या बोला था, ये पिटिशन ने क्या बोला था, व्हाट डिड द पिटिशन एक्चुअली सीक. तो उन्होंने क्या कहा था और कोर्ट ने क्या कहा, ये सब हम देखते हैं. देखिए जो ये रिट पिटिशन इन्होंने डाली थी, या ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि मुझे आपको रिट पिटिशन और किसी और चीज़ में डिफरेंस बताना है क्या होता है. रिट पिटिशन जो डाली गई थी, एक जो भी इनके पिटिशनर होंगे उन द्वारा, उन्होंने चैलेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कुछ प्रोविजंस जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर आते हैं, जो मतलब बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट इनके लिए होते हैं जब इंटरफेथ या इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं उनके लिए. नहीं तो अगर हिंदू हिंदू की शादी है तो हिंदू पर्सनल लॉ के अंडर हो जाएगी, मुस्लिम मुस्लिम की शादी है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर हो जाएगी. लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम की शादी या किसी भी और इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिज होती है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है, ठीक है. तो रिट पिटिशन ने कहीं प्रोविजंस को जो एसएमए के अंडर है उनको बोला था कि वो राइट टू प्रिवेसी जो आर्टिकल 21 हमें देता है उसको इन्फ्रिंज करते हैं, क्योंकि आपको क्या करना होता है, कपल्स को जो मैरिज कर रहे होते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, उन्हें नोटिस देना पड़ता है 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ मैरिज. जिससे अगर आप 30 डेज पहले नोटिस दे दोगे कि हम शादी करने वाले हैं 30 दिन बाद, तो पब्लिक नहीं आ जाएगी ऑब्जेक्शन उठाने, शादी कैसे कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम की शादी कैसे हो सकती है. समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्शन तो कहीं से भी आ जाएगी, सोसाइटी आ जाएगी डंडे लेके, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, है ना. तो इनका ये कहना है, मैं बस आपको एडिटोरियल समझाने के लिए एग्जांपल देती हूँ, आप कभी भी इनको बाय हार्ट मत करिएगा, ओके. तो उनका ये कहना है कि ये प्रिवेसी के अगेंस्ट जाता है, बहुत सारी चीज़ें, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जाता है, जो डिस्क्रिमिनेशन को ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स उनको प्रोहिबिट करती है. आर्टिकल 15 के अगेंस्ट आता है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट आता है. देखिए इनका ये कहना है कि पर्सनल लॉज में जब मैरिज होती है, जो कि कहीं ना कहीं बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, इनका ये कहना है कि पर्सनल लॉ के तहत जब मैरिज होती है, अगर हिंदू पर्सनल लॉ के तहत अगर मैरिज हुई एक हिंदू की दूसरे हिंदू के साथ, तब तो नहीं आप कहते कि 30 डेज की वो दो, 30 डेज का पहले नोटिस दो. तो इसमें क्यों मांगते हो आप, डिस्क्रिमिनेशन है ना ये तो रिलीजन के बेसिस पे. तो ये चीज़ इन्होंने बोलने की कोशिश की है और प्रिवेसी के खिलाफ भी है. तो देखिए इन्होंने अब रिट पिटिशन क्यों रिजेक्ट कर दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए जो पिटिशनर है ना, जो 35 साल की अथीरा सुजाता जी हैं, वो
she is no longer an aggrieved party because she has already solemnized her marriage under SMA. आपकी already SMA के अंडर मैरिज हो चुकी है अपने पति से, अब तो आप कंसर्निंग पार्टी हो भी नहीं, आपके ऊपर तो कोई दबाव भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आपकी शादी तो हो गई, शादी नहीं हो रही होती, लोग ऑब्जेक्शन ला रहे होते, तो आप तो एक अग्रीव्ड पार्टी बचे ही नहीं, तो आप ये केस नहीं आपका हम सुन सकते। ये इन्होंने कहा, पिटिशनर्स ने कहा है, पिटिशनर के लॉयर ने कहा है, हम और भी बातचीत कर रहे हैं, हम एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच लेके आएंगे क्योंकि इस मुद्दे पे तो हमें एक वर्डिक्ट चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। तो हम सोच रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे और भी इन तरह के जो विक्टिम्स हैं जिनके साथ एक्चुअल में सोसाइटी ने या फिर मॉब ने आके उनको हरास किया है, इन तरह की विक्टिम से हम बातचीत करेंगे और इस केस को PIL के थ्रू लेके आएंगे। अब देखिए रिट और PIL में डिफरेंस क्या होता है। देखिए जो रिट पिटिशन डाली जाती है वो किसी ऐसे इंडिविजुअल द्वारा डाली जा सकती है जो अपना पर्सनल बेनिफिट चाहता है, लेकिन जो PIL होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इट इज एक्चुअली फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, हाई कोर्ट की बात करूं, तो आपको पता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 266 रिस्पेक्टिवली फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये दोनों मतलब इसके तहत भी रिट पिटिशन खुद भी दे सकते हैं अगर किसी अपने से नीची अथॉरिटी को उन्होंने ऑर्डर देना हो या गवर्नमेंट को ऑर्डर देना होता है कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को, तो वो रिट उसके थ्रू डालती है, रिट पिटिशन के थ्रू, है ना। तो ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम PIL की बात करें तो PIL भी आती तो वो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 266 के ही है। ये चीज आपको स्टेटमेंट याद रखनी चाहिए कि जो रिट है और PIL है ये दोनों ही आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 266 फॉर हाई कोर्ट, इन्हीं के तहत है दोनों। लेकिन जो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो रिट पिटिशन होती है वो लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, और PIL एक सिर्फ यही एक केस है PIL जिसमें इसको एक एग्जेम्पशन दी गई है इस रूल से, लोकस स्टैंडाई के। लोकस स्टैंडाई क्या होता है? लोकस स्टैंडाई मतलब अगर आप एक केस लड़ रहे हैं, अगर आपके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट हुई है तो आप ही उस केस को लड़ सकते हो, आप समझ रहे हो, यू शुड बी द एक्चुअल पार्टी हु इज फाइलिंग द केस। लेकिन अगर लोकस स्टैंडाई यानी कि PIL में अगर उसको रिलैक्स किया गया है इस रूल को, तो मतलब गलत बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, पब्लिक एट लार्ज के साथ, बहुत सारी लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है, ऑटोज में ट्रेवल करते, मेट्रोज में ट्रेवल करते, तो उनके बेसिस पे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए PIL फॉलो की जाती है। जरूरी नहीं है कि आप ही के साथ गलत हो, क्या पता आपके साथ गलत ना हुआ हो, क्या पता आपकी बेटी ने, आपकी नेबर की बेटी ने आके आपको बताया और इसलिए आपने PIL फाइल की। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर हम बात करें कि प्रोविजंस कौन कौन से चैलेंज किए थे इन पिटिशनर्स ने, इन्होंने बोला था कि सेक्शन 5 फिर सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 10 जो है SMA का, वो सब आप इनको सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो सेक्शन 5 है वो कहता है कि आप पहले नोटिस दो, 30 दिन पहले नोटिस दो मैरिज ऑफिसर को बिफोर द डेट ऑफ मैरिज। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 6 टू सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है कि फिर ये जो नोटिस आ गया, फिर आपको जो मैरिज ऑफिसर है वो मैरिज नोटिस बुक में मेंटेन करेगा उसको। ठीक है, जब आपने उसको इंक्लूड कर दिया मैरिज नोटिस बुक में, तो और रूल ये भी कहता है सेक्शन 6 के एनी पर्सन डिजायरस ऑफ इंस्पेक्टिंग द केस कैन कम एंड इंस्पेक्ट, मतलब कोई भी इंसान आके उस केस के बीच में मैरिज हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ देख सकते हैं। और ऊपर से ये जो नोटिस है उसको एक कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे, एक बुलेटिन बोर्ड पे बाहर ऑफिस पे जहाँ वो एकदम कंप्लीटली विजिबल हो, वहां चिपकाना है इसको, ताकि किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो रेज कर सके। सेक्शन 7 ये कहता है कि Section 7 actually provides for making an objection such as if either party has a living spouse is incapable, मतलब Section 7 ये कहता है बाई चांस ऐसा भी तो हो सकता है कि एक इंसान जो भाग के शादी कर रहा है SMA के तहत, उसकी क्या पता पहले कोई बीवी हो या उनके पहले कोई हस्बैंड हो, लेकिन उनका क्या पता वो इस मेंटल स्थिति में ना हो, किसी ऐसे डिसऑर्डर से गुजर रहे हो कि वो बता नहीं सकते कि मैं इनके साथ हूँ और अपना कंसेंट नहीं दे सकते। तो अगर किसी और इंसान को पता है, उनके नेबर को पता है कि इनकी तो वाइफ पहले भी है और ये फिर दोबारा शादी कर रहे हैं, तो वो अपनी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो देखिए ये एक्सट्रीमली गलत नहीं है, ऑब्जेक्शंस रियल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हिंदू मुसलमान वाली ही चीज हो, क्या पता उनकी पहले कोई बीवी हो, पहले कोई पति हो, जिनको पता ही नहीं है कि वो शादी कर रहे हैं, ये एक रीजनेबल ऑब्जेक्शन हो सकती है, राइट। तो ऐसे ही जो सेक्शन 8 है वो इंक्वायरी के लिए बिठाता है, ये सब कुछ इन्होंने बोला है कि इन सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कीजिए। ओके,
अब यही चीज़ें बस इन्होंने बोली है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग। देखिए जो पिटिशनर था उनको तो अपने पेरेंट्स की पूरी सहमति थी कि आप जाइए, आप शादी कर सकते हैं, उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पिटिशनर्स का ये कहना है कि हमारे जितना प्रिविलेज तो सब होते नहीं, सबको सपोर्ट होता नहीं फैमिली का, तो हम उनके लिए ये केस लड़ना चाहते हैं। प्ली ऑन नॉर्म्स टू प्रोसिक्यूट जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हम एग्जामिन करेंगे एक प्ली को, जो प्ली ये कहती है कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि सेक्सुअल हरासमेंट केसेस जो जजेस के अगेंस्ट लगते हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक वर्ड इसका अच्छे से सुनिए, क्योंकि एट प्रेजेंट क्या होता है, इससे डील करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, एक इन हाउस प्रोसीजर होता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस पे अप्लाई किया जाता है अगर जजेस के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट केस किसी ने दर्ज किया, उनके एम्प्लॉयज ने। तो देखिए अगर बात की जाए द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट and the guidelines formed under Supreme Court sexual harassment regulations do not contemplate a public hearing on the judicial side। मतलब जब ये विशाखा गाइडलाइंस अगर आपको पता होंगी या फिर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला जो एक्ट है, उन्होंने ये चीज़ तो उस टाइम पे सोची भी नहीं होगी एक्ट बनाते हुए कि जजेस के अगेंस्ट भी तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो सकती है। उनका केस कौन पब्लिक हियरिंग के थ्रू सुनेगा, वो तो खुद को कभी दोषी नहीं बोल सकते, क्या पता जजेस दूसरे जज को भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो दोस्त होंगे। तो ये चीज़ के बारे में तो सोचा ही नहीं गया था। तो यही चीज़ इन्होंने कहा है कि प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी मैकेनिज्म और the 2014 judgment in additional district and sessions judge X versus registrar general high court of madhya pradesh are inadequate for an inquiry into the alleged misconduct by the CGI। अब CGI का केस और ज़्यादा भयंकर है क्योंकि CGI के अगेंस्ट तो पता ही नहीं है कि उनके अगेंस्ट कौन केस सुनेगा। तो देखिए पता है क्यों नहीं पता, क्योंकि अगर मतलब जैसे अगर हम बात करें जो CGI होता है, अगर कोई भी जज है जो उनके CGI के तो नीचे ही हैं सारे जज, एटलीस्ट सीनियरिटी के लेवल पे वो CGI है। तो अगर किसी उनके जज के अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट जज के अगेंस्ट आप सपोज करिए कि कोई सेक्सुअल हरासमेंट केस दर्ज हुआ, तो फिर CGI ही क्या करते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को एस्टैब्लिश करते हैं, सेट करते हैं। लेकिन अगर CGI के अगेंस्ट ही, जैसे हमने रंजन गोगोई के अगेंस्ट देखा था जो फॉर्मर CGI और अब शायद एक राज्यसभा मेंबर हैं, तो उनके अगेंस्ट अगर CGI के अगेंस्ट ही सेक्सुअल हरासमेंट केस हो तो फिर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी वो कौन फिर करेगा। तो इस चीज़ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है, ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म आता है, इट्स एक्चुअली वेरी गुड, वेरी वेरी गुड इन फैक्ट। चाइना क्लेम्स ऑन अरुणाचल प्रदेश आउटरेजियस। देखिए आज तक किसी कंट्री ने, जब से लेके अभी तक किसी एम्बेसडर ने, कंट्री ने तो छोड़िए, किसी भी इंडिया में जो डिप्लॉय हुए हुए एम्बेसडर ने, डिप्लोमैट ने ऑफिशियली पब्लिक में कभी ये नहीं कहा कि इंडिया ने जो LAC पे किया है हमारे बॉर्डर जो है, और अरुणाचल प्रदेश में जो वो क्लेम्स अपना करता है, अरुणाचल आपको बताया था ना मैंने, वो मैंड्रिन यानी कि अपनी चाइनीज भाषा में अरुणाचल प्रदेश को टाउन्स को अपने ही मैंड्रिन में नाम दिए हुए हैं उन्होंने कि ये हमारा है, ये हमारा है, और चाइनीज भाषा में उनके नाम दिए हुए हैं। तो इन तरह के जो चाइनीज क्लेम्स हैं, जो जर्मनी के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी आउटरेजियस हैं, गुस्सा दिलाने वाली बात है, हमारे उसको डिग्निटी को इंडिया के इम्पिंज करने वाली बात है, इट वायलेट्स द इंटरनेशनल ऑर्डर। ये जर्मनी के जो न्यू एम्बेसडर आए हैं इंडिया में, उन्होंने कहा है, और उन्होंने बोला है कि जो रशिया इन्वेजन कर रही है ना यूक्रेन में, और जो चाइना आपके साथ कर रही है बॉर्डर पे, वो बिल्कुल सेम ही है ऑलमोस्ट, बस डिफरेंस थोड़ा सा इतना है कि हाँ आपके केस में चाइना ने ऐसी विलेजेस को डिस्ट्रॉय और बॉम्बिंग वगैरह जो रशिया जिस स्तर पे कर रहा है वो नहीं किया, पर दोनों हैं कंट्रीज एकदम सेम ही। चेन्नई एयरपोर्ट बिकम्स 5th busiest in country। ओके, अब देखिए चेन्नई एयरपोर्ट बन गया है नंबर 5th किस में, बिजी होने के टर्म्स में, क्योंकि फर्स्ट पे है दिल्ली, मुंबई, सेकंड पे हैदराबाद, थर्ड बेंगलुरु, फोर्थ। Okay, so Delhi is the airport which is the busiest one and this was as expected being the national capital। World Bank की एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट का नाम है इंडिया COVID-19 प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस, इनोवेशंस एंड लेसन्स। इस रिपोर्ट का ये कहना है कि कोविड-19 पैंडेमिक ने भी फ्रॉड लोगों को नहीं रोका, डेटर नहीं किया कि वो अपने जो फ्रॉडुलेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उसको कैरी आउट ना कर पाए, क्योंकि एक कंपनी थी सिंगापुर से, वो ट्राई कर रही थी डिस्पैच करना मिलियंस ऑफ सब स्टैंडर्ड चाइनीज KN95 मास्क इंडिया को 2021 में, और उनको तो सर्टिफिकेट भी नहीं मिला हुआ था, लाइसेंस वगैरह, वो थर्ड पार्टी ऐसे ही इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट उस पर लगा के ऐसा
करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थैंक गॉड, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है, थैंक गॉड इंडिया ने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ था जिसका नाम है हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड, जो जो उसका डिस्पैच इंस्पेक्शन टीम थी उसने ये चीज़ पकड़ ली, डिस्कवर कर ली और हम इन चीज़ से बच गए। तो यही चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि हाँ काफ़ी सही किया था, और इंडिया ने रिस्ट्रिक्शन जो लगाई, लॉकडाउन वगैरह सब कुछ बिल्कुल जायज़ थी, सही टाइम पे लगाया। इनफैक्ट इन्होंने ये कहा है कि इंडिया वाज नॉट द ओनली टारगेट ऑफ द फ्रॉड। रिपोर्ट ये कहती है कि अराउंड 200 मिलियन सब स्टैंडर्ड सॉइल और सेकंड हैंड मेडिकल नाइट्राइल ग्लव्स, सेकंड हैंड ग्लव्स, यूज किए हुए ग्लव्स, वो परचेज किए गए थे यूएस द्वारा फ्रॉम अ थाईलैंड बेस्ड कंपनी ड्यूरिंग द पैंडेमिक। आप सोचिए यूएसए तक नहीं बचा, थाईलैंड बेस्ड कंपनी से उन्होंने ऐसे सेकंड हैंड जो ग्लव्स थे वो ऑर्डर किए थे। सोचिए मास्क होगा तो फिर तो कोविड का भंटाधार, पहले ही कोविड उस वजह से है, किसी को पहले कोविड हुआ हो उसने मास्क यूज किया हुआ तो फिर वो वाली मास्क उन्होंने आगे बेच दिए, जो भी थोड़ा बहुत सैनिटाइज करके, और बस खत्म। ओके, ह्यूज हॉल ऑफ फेक 2000 करेंसी नोट्स एनसीआरबी। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको याद होगा रिसेंटली मैंने आपको बताया था फिनेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया था अगस्त 8 को कि जो वैल्यू ऑफ काउंटरफीट करेंसी यानी कि फेक करेंसी जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में है वो डीमोनेटाइजेशन का जो महान एक स्टेप लिया गया था उसकी वजह से ₹43.47 करोड़ 2016-17 में था, और अब ₹8.26 करोड़ 2021-22 में, मतलब देखिए कितना कम हो गया है ना। तो अगर हम बात करें हाईएस्ट फेक नोट्स, अभी अगर प्रेजेंटली हम बात करें 2000 के नोटों के, कहाँ से मिला है? तमिलनाडु से, अराउंड ₹5 करोड़ के आसपास, फिर है केरला, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम बात करें कि ये क्या कहती है एनसीआरबी की रिपोर्ट, क्या कहती है, डेटा क्या कहता है कि जो 60% ऑफ ऑल फेक नोट्स हैं जो सीज किए गए हैं 2021 में, वो 2000 रुपए के नोट्स थे। और ये द क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट कहती है, जिसे कंपाइल करती है एनसीआरबी। तो इनका ये कहना है कि जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं, द फेस उनका जो 2021 में अगर हम बात करें ₹20.39 करोड़ था, और अगर हम इसमें से बात करें ₹12.18 करोड़ 2000 के नोटों में थे। तो इन्होंने बस ये बोला है कि जो फेक करेंसी, इससे क्या पता चलता है कि क्यों, देखिए जब 500 और 1000 के नोट डीमोनेटाइजेशन द्वारा जब बंद किए गए थे, उसका लीगल टेंडर विड्रॉ कर लिया गया था, तो वो इसलिए था क्योंकि जो टेररिस्ट फंडिंग है, ऑब्वियसली जब आपको टेररिस्ट फंडिंग करनी है, इतने भारी भारी भरकम वेपन्स खरीद के आपको उनको फंड करना है, तो आप 50-50 रुपए में तो करोगे नहीं, 50-50 के नोट में, है ना। आप क्या करोगे, बड़े बड़े नोट, बड़े डिनोमिनेशंस में उसकी पेमेंट होती है भाई। तो सबसे ज़्यादा टेररिस्ट लोग जो होते हैं वो बड़े डिनोमिनेशंस में काम करते हैं, है ना। वैसे ही इसलिए 1000 और 500 का नोट, लेकिन उस टाइम पे भी सबसे बड़ी सरकार के ऊपर एलिगेशन ये थी, ठीक है आपने 1000 का नोट अदा दिया, फिर आप 2000 का नोट क्यों लेके आ रहे हो? वो तो और आसान हो गया टेररिस्ट लोगों के लिए फंडिंग करना, फेक करेंसी उसका बनाना, दैट्स इवन ईजियर एंड दैट्स इवन मोर फ्रॉडुलेंट इन दैट केस। तो वही चीज़ आज सामने आ रही है, तो देखते हैं इसका क्या निकलता है, क्या इसमें जस्टिफिकेशन सरकार की तरफ से आती है। लेट्स सी। यूक्रेन वॉर हैज़ मेजर लेसन्स, IAF चीफ, देखिए हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये कहा है कि देयर कैन नॉट बी एडिक्वेट सॉफ्ट पावर विदाउट हार्ड पावर, and to be able to project soft power we need to concurrently develop our hard power capabilities। और हम यूक्रेन से क्यों सीखते हैं? देखिए यूक्रेन में इरिस्पेक्टिव ऑफ नाटो का सपोर्ट, क्वाड का सपोर्ट, आसियान का सपोर्ट, जितनी भी 36 तरह का सपोर्ट दिखाया, लेकिन वो कंट्री बर्बाद हो गई ना, क्योंकि उसके पास खुद की इतने वेपन डेवलपमेंट मशीनरी नहीं थी। उन्होंने अपनी हार्ड पावर यानी मिलिट्री को इतना ज़्यादा बैकअप नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्ट पावर जो यानी कि अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए डेफिनेटली बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है, मिलिट्री पावर है, सब कुछ है, साथ साथ में उसके पास सॉफ्ट पावर भी है, जैसे उनका अमेरिकन लाइफस्टाइल, उनके खाने का तरीका, हैमबर्गर्स, सबवेज, ये सब कुछ बहुत सारे तरीके जो लोग खाते पीते हैं, आज पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइज कर चुका है। सबके दिमागों पे कहीं ना कहीं अमेरिकन लाइफस्टाइल है, आप माने ना माने, एक्सेप्ट ना करें नहीं करें, आप बहिष्कार करें ना करें, आपको पता भी नहीं है कि किस तरह से
यूएसए अपनी सॉफ्ट पावर एक्सरसाइज करती है, लेकिन सिर्फ उससे ही काम नहीं चलता, सॉफ्ट पावर से सब कुछ नहीं हो जाता। इंडिया आज काफ़ी अपने योगा डे के थ्रू, योगा जो हम करते हैं, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, हमारे जो मॉरल्स हैं, जो एथिक्स हैं, सबको सपोर्ट करना अपने नेबर्स को, इसके थ्रू हमारी काफ़ी सॉफ्ट पावर डेवलप हो चुकी है। लेकिन चाइना जैसे जो देश हैं वो हमें अपनी सॉफ्ट पावर के बेसिस पे तो बख्शने नहीं वाले। वो उनकी हार्ड पावर स्ट्रांग है, तो हमें भी मिलिटरली अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, यही इन्होंने कहा है। Now a very important article in the Indian Express and a very important research article basically। इन्होंने क्या कहा है, देखिए, एक आपको लगे कि तो ये क्यों पढ़ा रहे हो, मतलब ये तो बिल्कुल यूज का ही नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं हो सकता। इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं है? अगर एक स्टेटमेंट ऐसे आ गई कि कैंसर फाइट करने में किन किन चीज़ों की हेल्प होती है, एक आ जाएगा नैनो सेल्स, दूसरा आ जाएगा वायरसेस। आप कहोगे वायरस तो कॉज कर देगा कैंसर, तो वायरस कहाँ से उसका एक ट्रीटमेंट हो सकता है? लेकिन हो सकता है, कैंसर फाइटिंग वायरसेस भी हो सकते हैं। वो वायरस कैंसर सेल्स को तो किल कर ही देता है, साथ में हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को भी बढ़ा देता है, ताकि आगे आने वाली किसी उससे वो डील कर सके। ये एक रीसेंट स्टडी आई है। ओके, तो यही चीज़ हमें समझनी है कि क्या हुआ है कि टू रिकॉग्नाइज एंड, देखिए, it suggests that the body's immune capacity against cancer to recognize and destroy cancer cells can be boosted by using oncolytic viruses। oncolytic viruses देखिए क्या होते हैं, oncolytic viruses होते हैं, वो सिलेक्टिवली आइडेंटिफाई करते हैं कौन से कैंसर सेल्स हैं, फिर उन्हें टारगेट करते हैं और किल करते हैं, ठीक है। लेकिन वो जब टारगेट करते हैं तो आसपास वाले जो स्पेयर नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, उनको नहीं अफेक्ट करते, सिर्फ कैंसर सेल्स पे एक्ट करते हैं, क्योंकि दे आर वेरी दे वेरी बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में टारगेटेड होते हैं अपने एक्शन में, ठीक है। तो ये स्टडी यही बताती है कि ये वायरसेस इन्हांस कर देते हैं इम्यून सिस्टम को, ताकि वो आगे भी खुद रिकॉग्नाइज कर सके और टर्मिनेट कर सके कैंसर सेल्स को। तो ये बहुत पहले से ऑन्कोलिटिक वायरोथेरेपी के बारे में जानकारी तो है, लेकिन 1960s से इसका जो रिसर्च है वो बढ़ गया, ठीक है। तो ट्रायल्स वगैरह अभी भी कैंसर ट्रीटमेंट के इसके चल रहे हैं काफ़ी सारे। लेकिन अब ये स्टडी क्या कहती है, इन्होंने बताया है कि जो एक वायरस है जिसका नाम है मिक्सोमा वायरस, मिक्सोमा वायरस को अगर हमने जब रिसर्च किया, इस कम्युनिटी का ये कहना है, तो हमें पता चला जो टी सेल्स होते हैं, जो टी सेल्स को अगर हम मिक्सोमा वायरस से इन्फेक्ट कर दें, टी सेल्स क्या होते हैं, हेल्पर सेल्स, इम्यून सेल्स, ठीक है। टी सेल्स मैंने आपको HIV पढ़ाते टाइम बताया था। अगर टी सेल्स यानी हेल्पर सेल्स यानी हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको अगर मिक्सोमा वायरस से इन्फेक्ट करवा दिया करा, तो फिर एक ऐसी तरह की वो बन जाती है कि दोनों मिलके कैंसर सेल डेथ को कॉज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि दोनों में एक सिनर्जी है, टी सेल्स और मिक्सोमा वायरस में, MYXV में, क्योंकि दोनों मिलके ट्यूमर सेल्स का ऑटोसिस इंश्योर करते हैं। जिस ऑटोसिस क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सेल डिस्ट्रक्शन दैट इज यूजफुल अगेंस्ट सॉलिड ट्यूमर्स विच आर सीन एज अ रीजन ऑफ ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट, ठीक है। ये इन तरह के सॉलिड ट्यूमर्स जो किसी बिल्कुल जिद्दी होते हैं, जो किसी भी ट्रीटमेंट को सफल ही नहीं होने देते, उनके अगेंस्ट भी एक्ट करते हैं मिलके। तो यही इन्होंने बोला, वैसे तो अकेले भी मिक्सोमा टारगेट कर सकता है, किल कर सकता है कैंसर सेल्स को, लेकिन अगर मिक्सोमा प्लस टी सेल्स मिल जाए ना, तो ये इंश्योर करते हैं कि आसपास वाले जो वो है ना, बाय स्टैंडर्ड किलिंग ना हो, मतलब आसपास वाले जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी किलिंग ना हो। तो इसलिए दोनों का मिक्सोमा और टी सेल्स का मिल के एक्ट करना काफ़ी किफ़ायती और काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि दिल्ली की एक सोसाइटी में हम गरीब हैं तो हमारी इज्जत नहीं है, ये एक एथिक्स का एग्जाम्पल है। क्योंकि लिफ्ट नहीं चल रही थी, तो लिफ्ट नहीं चली, वो बाई चांस स्टक हो गए, जो कि एक टेक्निकल ग्लिच है। तो उन एक ओनर, एक बिजनेसमैन है, ये जो सोसाइटी में रहते हैं, वो आए और उन्होंने थप्पड़ मार दिया मुंह पे जो गार्ड हैं। तो उन्होंने बस ये बोला, और फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। ऑब्वियसली वो बेल पे हैं, लेकिन अरेस्ट तो कर लिया गया। तो उनका बस ये कहना है कि हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इज्जत नहीं है। आप एक बारी सोच के देखिए डिग्निटी के परस्पेक्टिव से। Okay, Punjab bans sarpanch proxies, male women can't attend marriages or can't attend meetings. Very important, again an ethics का example, again polity का example। देखिए जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो हमारा जो पंचायती राज को लेके आता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देता है पंचायती राज को, उसमें रिजर्वेशन है विमेन का हर स्टेज पे, राइट।
तो वो रिजर्वेशन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा जब विमेन तो बस कहने के लिए रिजर्वेशन मिला है, तो उनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, वो तो बस टिकट जितवा लेते हैं लेकिन सारा ऑर्डर वो लेते हैं, सारे डिसीजंस वो लेते हैं। तो फीमेल तो बस प्रॉक्सीज की तरह एक्ट कर रही है ना, तो घर पे होती हैं और मीट अटेंड कर रहे हैं उनके हस्बैंड या फादर या उनके ब्रदर, है ना। तो जो पर्पस था रिजर्वेशन का कि उनको एम्पावर किया जाएगा, वो तो पति पंचायत बन के रह गया ना सिर्फ। ये एक टर्म है जो काफी पुरानी एक रिसर्चर ने दिया है। तो उनका बस यही कहना था। इसलिए पंजाब ने क्या कहा है, आप देखिए जो मीटिंग की एवेन्यूज हैं, जहाँ पे ग्राम सभा मीटिंग, पंचायत मीटिंग्स होती हैं, वहां पे अगर कोई सरपंच है उनके हस्बैंड एंटर भी नहीं कर सकते। तो ये बात याद रखिएगा। पंजाब हैज एक्चुअली आउटशाइंड एज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस केस। थैंक यू सो मच।